आज हम वॉरेन बफे के लिखे एक खत की चीर-फाड़ करने वाले हैं। हाँ। ये कोई ऐसा वैसा खत नहीं है। ये है बर्कशायर हैथवे का 2010 का अपने शेयरधारकों को लिखा गया सालाना पत्र। और सच कहूँ तो ये किसी रिपोर्ट जैसा कम। और एक मास्टर क्लास जैसा ज्यादा लगता है। बिल्कुल, बिजनेस और इन्वेस्टिंग पर एक पूरी मास्टर क्लास। और ये पत्र इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण भी है कि बफे अपने निवेशकों से कैसे बात करते हैं। मतलब पूरी ईमानदारी से, बिना किसी लाग लपेट के, वो अपनी गलतियां भी उतनी ही आसानी से बताते हैं जितनी अपनी सफलता है। और सफलता की बात करें तो आंकड़े मतलब दिमाग घुमा देते हैं। हाँ बिल्कुल। सुनिए, 1964 से 2010 तक S&P 500 ने निवेशकों को दिया करीब 6,262% का रिटर्न। जो अपने आप में बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। लेकिन इसी दौरान बर्कशायर हैथवे ने कितना दिया? 4,90,409%। 490,409%। ये तो किसी और ही दुनिया का आंकड़ा लगता है। आज हमें यही समझना है कि आखिर ये जादू हुआ कैसे। और मजे की बात यह है कि ये जादू सिर्फ अच्छे स्टॉक चुनने से नहीं हुआ। इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है। हम आज 3 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। ठीक है। पहला, बर्कशायर अपनी कामयाबी को नापता कैसे है, क्योंकि उनका तरीका आम कंपनियों से बहुत अलग है। दूसरा, उनकी कंपनी की असली कीमत किन 3 स्तंभों पर टिकी है। और तीसरा, उनका जो अनोखा कॉर्पोरेट कल्चर है, जो शायद उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है। बिल्कुल। ठीक है, तो पहले सवाल से शुरू करते हैं। बर्कशायर अपनी सफलता को मापता कैसे है? पत्र में वो कहते हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है, S&P 500 को हराना। लेकिन इसे नापने के लिए वो आंतरिक मूल्य या इंट्रिंसिक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। आसान भाषा में ये है क्या? आंतरिक मूल्य का सीधा सा मतलब है किसी बिजनेस की असली अंदरूनी कीमत। ओके। सोचिए कि अगर आप कोई बिजनेस खरीदते हैं और उसे हमेशा के लिए अपने पास रखते हैं, तो वो बिजनेस अपनी पूरी जिंदगी में आपको कितना कैश कमा कर देगा। अच्छा। उस सारे कैश की आज की तारीख में क्या कीमत है, वही आंतरिक मूल्य है। अब ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें आपको भविष्य का अंदाजा लगाना पड़ता है। 10, 20, 50 साल बाद कंपनी कितना कमाएगी, कोई नहीं बता सकता। और बफे खुद मजाक में कहते हैं कि अगर वो और चार्ली मंगर अलग अलग हिसाब लगाएं तो दोनों का जवाब अलग आएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये एक तरह का अनुमान है, कोई पक्की संख्या नहीं। तो फिर वो साल दर साल अपनी ग्रोथ को ट्रैक कैसे करते हैं? यहीं पर वो एक प्रॉक्सी या एक करीबी विकल्प का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं बुक वैल्यू प्रति शेयर। तो बुक वैल्यू एक तरह से कंपनी की किताबी कीमत हुई। मतलब अगर आज कंपनी अपना सारा सामान, अपनी सारी संपत्ति बेच दे और अपने सारे कर्ज चुका दे, तो आखिर में हाथ में जो बचेगा, बिल्कुल सही पकड़ा आपने, वो बुक वैल्यू है। हाँ, वो बुक वैल्यू है। ये एक सीधा साधा अकाउंटिंग का हिसाब है। लेकिन बफे खुद मानते हैं कि ये प्रॉक्सी उनकी कंपनी की असली कीमत को बहुत कम करके आंकता है, अंडरस्टेट करता है। हाँ। और ऐसा क्यों है, इस पर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि यही बर्कशायर का असली राज छिपा है। एक और बात जो मुझे इस पत्र में बहुत दिलचस्प लगी, वो है उनकी ईमानदारी। वो साफ साफ कहते हैं कि हम अपने शुरुआती दिनों जैसे जादुई रिटर्न अब दोबारा नहीं दे सकते। हाँ, ज्यादातर कंपनियां तो हमेशा बड़ी बड़ी उम्मीदें ही दिखाती हैं। वही तो। और ये उनके यथार्थवादी होने का सबूत है। उनका आकार, उनकी विशाल पूंजी अब उनके लिए एक बाधा है। एक छोटी नाव को मोड़ना आसान है, एक विशाल जहाज को नहीं। बिल्कुल। अब उनका लक्ष्य असाधारण रिटर्न नहीं, बल्कि लगातार औसत से बेहतर रिटर्न देना है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी नापने की पट्टी तो सेट कर दी। अब समझते हैं कि बर्कशायर की कीमत किन चीजों से बनती है। पत्र में से 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है उनके निवेश। सही। पहला स्तंभ है उनके निवेश, यानी स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश। 2010 के अंत में इसकी कीमत करीब $158 बिलियन थी। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार हिस्सा ये नहीं है कि उनके पास कितना पैसा है, बल्कि ये है कि उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा आया कहाँ से। और वो जरिया है इंश्योरेंस फ्लोट। एग्जैक्टली। ये शब्द मैंने बर्कशायर के साथ हमेशा सुना है। ये उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? देखिए, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पहले आपसे प्रीमियम लेती है और क्लेम का भुगतान बाद में करती है ना? हाँ, जब कोई हादसा होता है तब। तो प्रीमियम लेने और क्लेम देने के बीच के समय में जो पैसा कंपनी के पास इकट्ठा होता है, उसे फ्लोट कहते हैं। ये पैसा तकनीकी रूप से कंपनी का नहीं है, ये ग्राहकों का है। हाँ, लेकिन जब तक क्लेम नहीं आता तब तक वो पैसा कंपनी के पास ही रहता है। और बर्कशायर उसे लेकर बैठकर इंतजार नहीं करता। बिल्कुल नहीं, वो उसे बाजार में निवेश कर देता है,
स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या दूसरी कंपनियां खरीदने में। अब सोचिए, आप किसी और के पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर होने वाला सारा मुनाफा आपका है। एक मिनट, मतलब उन्हें इस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए कोई ब्याज नहीं देना पड़ता? नहीं, ये तो ऐसा हुआ जैसे बैंक आपको लोन दे और उस पर ब्याज भी ना ले। इससे भी बेहतर, अगर उनका बीमा का कारोबार खुद मुनाफे में रहता है, मतलब प्रीमियम से कमाई खर्चों से ज्यादा है। हाँ, तो उन्हें इस पैसे को रखने के लिए पैसे मिलते हैं। ये मुफ्त पैसे से भी बेहतर डील है। वाह। और पिछले 8 सालों में उन्होंने ऐसा करके $17 बिलियन का मुनाफा कमाया है। ये तो किसी भी निवेशक का सपना है। और इस फ्लोट की ग्रोथ तो अविश्वसनीय रही है। कहाँ 1970 में सिर्फ $39 मिलियन और कहाँ 2010 में लगभग $66 बिलियन। $66 बिलियन। ये $66 बिलियन की पूंजी है जिस पर उनकी लागत लगभग शून्य या नेगेटिव है। ये बर्कशायर के विकास का असली रॉकेट फ्यूल रहा है। तो ये फ्लोट वाला आइडिया तो कमाल का है। ये बर्कशायर का असली इंजन है। लेकिन पत्र से लगता है कि बफे अब इस इंजन से मिले पैसे को सिर्फ शेयर बाजार में नहीं लगा रहे, अब वो पूरे के पूरे बिजनेस खरीदने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। ये उनकी रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? हाँ, और ये दूसरा स्तंभ है। पिछले कुछ दशकों में बर्कशायर धीरे धीरे एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल से एक ऑपरेटिंग कंपनी में बदल गया है। वो अब सिर्फ कंपनियों के हिस्से नहीं खरीदते, बल्कि अच्छी खासी चलती हुई कंपनियों को पूरा का पूरा खरीद लेते हैं। और आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। बिल्कुल। 1970 से 2010 तक बर्कशायर के प्रति शेयर निवेश की कीमत सालाना 19.9% की दर से बढ़ी। लेकिन इसी दौरान उनके गैर बीमा व्यवसायों से होने वाली प्रति शेयर कमाई सालाना 21.0% की दर से बढ़ी। वाह, मतलब कंपनियां चलाना उनके लिए शेयर खरीदने से भी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। हाँ, इससे उन्हें बाजार के रोज रोज के उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है और कमाई का एक भरोसेमंद जरिया भी। और तीसरा स्तंभ, वो थोड़ा अमूर्त सा लगता है, भविष्य से जुड़ा हुआ। तीसरा स्तंभ सबसे जरूरी सवाल का जवाब देता है। कंपनी अपने कमाए हुए मुनाफे का भविष्य में क्या करेगी? इसे पूंजी आवंटन या कैपिटल एलोकेशन कहते हैं। बफे यहाँ वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वॉल्टन और सीयर्स के सीईओ की तुलना करते हैं। एक ने निवेशकों के हर डॉलर को अपनी समझदारी से कई गुना बढ़ा दिया और दूसरे ने उसे बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस हो सकता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट उस बिजनेस से कमाए मुनाफे को सही जगह दोबारा निवेश नहीं करता, तो शेयर धारकों को कोई फायदा नहीं होगा। यही बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये समझने के लिए कि किसी व्यवसाय का आंतरिक मूल्य उसकी किताबी कीमत यानी बुक वैल्यू से कितना ज्यादा हो सकता है, पत्र में GICO की कहानी का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। ये एक शानदार कहानी है और ये गुडविल नाम की चीज को बहुत अच्छे से समझाती है। कहानी शुरू होती है 60 साल पहले, जब एक 20 साल का नौजवान वॉरेन बफे GICO के हेडक्वार्टर पहुंचता है। वीकेंड का दिन था, ऑफिस बंद था, लेकिन किसी तरह उनकी मुलाकात एक वाइस प्रेसिडेंट से हो जाती है और वो घंटों तक बीमा के कारोबार पर बात करते हैं। और बफे इस बिजनेस मॉडल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी कुल जमा पूंजी, जो करीब $9,800 थी, उसका 75% हिस्सा GICO के शेयरों में लगा दिया। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। 1970 के दशक में GICO दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया। तब बर्कशायर ने सस्ते दामों पर उसके शेयर खरीदने शुरू किए और आखिरकार 1996 में उसे पूरी तरह अपना बना लिया। ठीक है। अब यहाँ गुडविल का कॉन्सेप्ट आता है। जब बर्कशायर ने वो आखिरी हिस्सा खरीदा तो उन्होंने पूरी कंपनी की कीमत $4.6 बिलियन आंकी थी, जबकि उसकी टेंजिबल नेटवर्थ यानी उसकी बिल्डिंग, कंप्यूटर, कैश जैसी भौतिक संपत्ति सिर्फ $1.9 बिलियन थी। सही कहा। तो सवाल ये है कि बफे ने बाकी के $2.7 बिलियन किस चीज के दिए? गुडविल के, जो जिस GICO के ब्रांड का नाम था, उसकी सालों की प्रतिष्ठा थी, उसके लाखों वफादार ग्राहक थे। ये वो चीजें हैं जो किसी कंपनी की बैलेंस शीट पर नहीं दिखती, लेकिन अक्सर वही बिजनेस का सबसे कीमती हिस्सा होती हैं। और आज तो ये अंतर और भी ज्यादा बढ़ गया है। पत्र के मुताबिक बर्कशायर की किताबों में आज GICO की गुडविल सिर्फ $1.4 बिलियन पे लिखी हुई है। लेकिन बफे का अनुमान है कि उसकी असली आर्थिक कीमत कम से कम $14 बिलियन है। 10 गुना ज्यादा। यही तो मुद्दे की बात है। और अब ये उस पहली बात से जुड़ता है जो हमने की थी। बफे क्यों कहते हैं कि बुक वैल्यू एक कम करके आंकी गई प्रॉक्सी है? अच्छा। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि GICO जैसी कंपनियां बर्कशायर की किताबों में उनकी असली कीमत के एक छोटे से हिस्से पर दर्ज हैं। अकाउंटिंग के नियम और बिजनेस की असली आर्थिक सच्चाई में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। अब पूरी तरह समझ आया।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन सब चीजों को इतने सालों तक एक साथ बनाए रखना आसान नहीं होगा। यहीं पर शायद बर्कशायर की संस्कृति की भूमिका आती है। हाँ, जिसे पत्र में एक बड़ा प्रतिस्पर्धी फायदा बताया गया है। और ये सिर्फ कहने के लिए अच्छी बातें नहीं है, ये उनके काम करने के तरीके में गहराई तक बसी हुई हैं। जैसे कि मालिकों जैसी सोच। पत्र में लिखा है कि उनके डायरेक्टर और मैनेजर कर्मचारियों की तरह नहीं बल्कि मालिकों की तरह सोचते हैं। वो बहुत कम सैलरी लेते हैं, लेकिन उनके पास खुद बर्कशायर के अरबों डॉलर के शेयर होते हैं। उनका अपना पैसा भी वहीं लगा है जहां बाकी निवेशकों का है, स्किन इन द गेम। बिल्कुल। दूसरा सिद्धांत और भी दिलचस्प है, अच्छे लोगों को काम पर रखो और फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बफे अपने सीईओ को पूरी आज़ादी देते हैं। वो उन्हें हर 2 साल में सिर्फ एक खत लिखते हैं, जिसमें 2 ही मुख्य बातें होती हैं। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो और नकदी की कमी मत होने देना, बस। कोई रोज रोज की मीटिंग नहीं, कोई माइक्रो मैनेजमेंट नहीं। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। अरबों डॉलर की कंपनी का सीईओ और आप उनसे बस 2 साल में एक बार बात कर रहे हैं। ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन यही बर्कशायर की संस्कृति का जादू है। वो पहले ही ऐसे लोगों को चुनते हैं जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार हो। वो मैनेजर नहीं बल्कि बिजनेस के मालिक चुनते हैं और फिर उन्हें मालिक की तरह ही काम करने देते हैं। और शायद यही आज़ादी उन्हें इतना लचीलापन भी देती है। वो किसी एक इंडस्ट्री में बंधे नहीं हैं। हाँ, वो सीज कैंडीज की मिठाई बेचकर कमाए गए पैसों से BNSF जैसी विशाल रेलवे कंपनी खरीद सकते हैं। और इस संस्कृति का एक और अहम हिस्सा है मितव्ययता, यानी फिजूल खर्ची से बचना। बिल्कुल। उनका वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स कोई शीशे का महल नहीं है, बल्कि एक साधारण सी बिल्डिंग है जिसका सालाना किराया सिर्फ $270,212 है। अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो ये पूरी संस्कृति उनकी एक और गहरी सोच से जुड़ी है, कर्ज से नफरत। एकदम सही। बफे का एक सिद्धांत है जिसे वो अक्सर दोहराते हैं, दौड़ में पहला आने के लिए आपको सबसे पहले दौड़ पूरी करनी होगी। मतलब खेल में बनी रहना सबसे जरूरी है। हाँ, आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, अगर आप कोई ऐसी गलती करते हैं जो आपको खेल से ही बाहर कर दे, तो आपकी होशियारी किसी काम की नहीं। और कर्ज यानी लेवरेज आपको खेल से बाहर करने का सबसे तेज तरीका है। पत्र में उन्होंने उधारी की तुलना ऑक्सीजन से की है। जब वो होती है तो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब वो चली जाती है तो उसके सिवा कुछ और मायने नहीं रहता। 2008 का वित्तीय संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। बिल्कुल। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ इसीलिए डूब गईं क्योंकि अचानक उन्हें उधार मिलना बंद हो गया, उनकी ऑक्सीजन सप्लाई कट गई। इस सिद्धांत को समझाने के लिए पत्र में एक बहुत ही भावुक और व्यक्तिगत कहानी है। बफे ने अपने दादा अर्नेस्ट बफे का 1939 में लिखा एक पत्र शामिल किया है। हाँ, वो ये एक अद्भुत पत्र है। अर्नेस्ट ने अपने बेटे को सलाह दी थी कि वो हमेशा हर हाल में $1000 कैश अपने पास एक सुरक्षित जगह पर रखें। उन्होंने लिखा, तुम्हें लग सकता है कि इस पैसे को कहीं लगाकर ब्याज कमाया जा सकता है, लेकिन $1000 हाथ में होने से जो मन की शांति मिलती है वो उस थोड़े से ब्याज से कहीं ज्यादा कीमती है। ये कमाल है। बर्कशायर आज भी ठीक यही काम कर रहा है, बस पैमाने को लाखों गुना बढ़ाकर। बिल्कुल। पत्र में कहा गया है कि वे हमेशा कम से कम $20 बिलियन कैश रखते हैं। ये पैसा उन्हें किसी भी बड़े बीमा संकट या आर्थिक सुनामी से बचाता है। और इससे भी जरूरी, ये उन्हें तब खरीदारी करने की ताकत देता है जब बाकी दुनिया डर कर अपना सब कुछ बेच रही होती है। जैसा उन्होंने 2008 के संकट में किया था, जब 25 दिनों के अंदर उन्होंने $15.6 बिलियन का निवेश कर डाला। जब दूसरों की ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, बर्कशायर के पास ऑक्सीजन का पूरा टैंक था। तो बर्कशायर के इस 2010 के पत्र से हमने कई कमाल की बातें सीखी। सफलता को आंतरिक मूल्य वृद्धि से मापना, इंश्योरेंस फ्लोर जैसे अनोखे हथियारों का इस्तेमाल करना, बेहतरीन बिजनेस खरीदना और फिर बेहतरीन मैनेजरों पर भरोसा करके उन्हें आज़ादी देना। और इन सब के ऊपर एक ऐसी संस्कृति बनाना जो ईमानदारी और प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखती है और कर्ज से हर कीमत पर बचती है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। लेकिन इस पत्र में एक और कांटेदार बात है जिस पर हमें सोचने की जरूरत है। वो क्या है? बफे इसमें ब्लैक स्कोल्स फॉर्मूले की तीखी आलोचना करते हैं, जो ऑप्शंस की कीमत तय करने का एक अकादमिक स्टैंडर्ड माना जाता है। हाँ, वो कहते हैं कि लंबी अवधि के ऑप्शंस के लिए फॉर्मूला पूरी तरह से बेतुकी कीमतें बताता है। उनका तर्क है कि समस्या ये है कि ये फॉर्मूला आपको दशमलव के कई अंकों तक एक सटीक जवाब देता है
और लोगों को लगता है कि क्योंकि जवाब सटीक है इसलिए वो सही भी होगा, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ। बफे कहते हैं कि सटीक रूप से गलत होने से बेहतर है कि आप मोटे तौर पर सही हों। और ये आज के दौर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम जिन फाइनेंशियल मॉडलों और सिद्धांतों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्या वो वाकई दुनिया की जटिलता को समझते हैं या फिर वो हमें सटीकता का एक झूठा एहसास दिलाकर बड़ी तस्वीर देखने से रोक रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए।